हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है अब तक पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में। कल हमने आपको बताया था अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्या को निकालना और एक दो परिमेय संख्या फिर या अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। और हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक, तो आगे अब आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपका पहला कथन क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? आप लोगों को हमने ये बता रखा था कि जो है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलके ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। वास्तविक संख्या को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? वास्तविक संख्या जो है कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको? परिमेय में और अपरिमेय में। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह से ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो इस वजह से हमारा पहला कथन सत्य हो गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बात क्लियर हुई? देखिएगा, अब आपका अगला कथन क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m या फिर अंडर रूट यम, इसको हम बोलते हैं, के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। कहने का मतलब इसका क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होता है, हमने आपको कल संख्या रेखा बताया था। संख्या रेखा क्या चीज़ है और उस संख्या पे कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, परिमेय और अपरिमेय सभी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या रेखा है, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करते हुए अनंत, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हुए कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। यहाँ पर कर लीजिए 4 5 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। ठीक, तो ये कह कर रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है। क्या करड़ी में यम के रूप का प्रत्येक पद होता है? तो आप लोग देखेंगे इधर की जो संख्याएं हैं, ये प्रत्येक पद करड़ी में यम के रूप में हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में अगर 1 लिखते हैं तो भी ये कितना आ जाएगा आपका? ये जो 1 है, 1 को क्या हम करड़ी में 1 लिख सकते हैं? 1 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 गुणे 1 अगर करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक, देखिएगा, जैसे कि आपका अगर 2 है, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस जगह पे हम 4 और करड़ी में 2 करके लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 2 ही हुआ। मतलब इधर की संख्याएं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं इन्हें हम करड़ी में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर माइनस में कोई संख्या हो और उसके ऊपर करड़ी लगा हो, रूट लगा हो, तो वह एक अवास्तविक संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? अवास्तविक संख्या हो जाती है, मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाता है। बात क्लियर हुई? इस वजह से यह कथन क्या हो गया? आपका असत्य हो गया। क्या कह रहा है? जहां यम एक क्या थी? प्राकृत संख्या थी, जो कि यह एक असत्य हो गया। ठीक, लेकिन यहां पर आप लोगों को एक बात और ध्यान देनी होगी। क्या कह रहा है? यम एक प्राकृत संख्या है। यम एक प्राकृत संख्या, जहां यम एक प्राकृत संख्या है, लेकिन हमारी ये जो है इधर की संख्या है, ये प्राकृत संख्या तो है नहीं। यहां पर बोल रखा है ना कि यम एक प्राकृत संख्या है, जहां पर यम क्या है, ये जो यम है ये प्राकृत संख्या, मतलब कि हमें इधर की संख्याओं पे ध्यान देना है।
ठीक, किधर की, यहाँ 1 से लेके इधर की सारी जो है अनंत तक की संख्याएं 1 2 3 4 इधर की संख्याओं को हमें ध्यान देना है। तो इस आधार पे हम इधर वाले को सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बोल रखा है कि यम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती थी? 1 2 3 4 5 ऐसे करके होती थी ना। तो ये सारी संख्याएं हम जो है अंडर रूट यम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? करड़ी में 2 के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह जो है क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ये कथन 2 भी आपका जो है क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा था यम एक प्राकृत संख्या है। यम क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अगर यहीं पर ये नहीं दिया होता कि यम एक प्राकृत संख्या है, सिर्फ यही बोला होता कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, तो फिर यह कथन असत्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि यम एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या हमारी यही होती है जो कि हम करड़ी के रूप में इसके साथ सभी की सभी संख्याओं को हम करड़ी के रूप में लिख सकते हैं। बात क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। कथन 3 क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं जो हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्या जितनी संख्या रेखा पे हम दर्शा सकते हैं वो सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं। और क्या कह रहा है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या इसमें जितनी संख्या आपको दिख रही है सारी अपरिमेय संख्या है? नहीं ना है। इस पे कुछ संख्याएं जो कि परिमेय भी हैं और अपरिमेय दोनों हैं। अतः यह जो है क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, अतः यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या जो है नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पूछ रहा है क्या जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके अगर वर्गमूल निकाले जाएं तो क्या वे सभी अपरिमेय होंगे? तो आपको तुरंत याद करना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक आखिर होते कौन कौन से हैं। तो आप तुरंत ध्यान दीजिए धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 ऐसे करते हुए आगे और भी अनंत तक। तो आप देख रहे हैं कि ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक है, अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो क्या सभी अपरिमेय होंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 का वर्गमूल निकालें ये करड़ी में जो है 1 हो जाएगा, ये जो है करड़ी में 2 हो जाएगा, ये करड़ी में 3 हो जाएगा। ये 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, जब 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि एक अपरिमेय नहीं है। अगर हम 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 ही रहेगा। 1 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। और 2 का जो है कितना हो, 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। जो कि ये दर्शा रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो सारी की सारी जो है अपरिमेय नहीं होते हैं। अतः हमारा उत्तर होगा कि नहीं। क्या होगा? नहीं। ये जो कथन कहा गया है ये गलत है। सारे के सारे जो है वर्गमूल के बाद अपरिमेय नहीं होते, कुछ उसमें जो होते हैं जो कि परिमेय होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। आप इसी को ले लीजिए, √4, √9 को ले लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? प्रश्न संख्या 3। देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखेंगे हम कैसे किया जा सकता है। पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पहले खींचेंगे। देखिएगा ये हमारी जो है संख्या रेखा हो गई। ये क्या हो गई? हमारी संख्या रेखा हो गई। अब देखेंगे हम संख्या रेखा को पहले पूरा बनाएंगे।
ले लेते हैं यहाँ पर 0, यहाँ फिर 1 इकाई, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, ऐसे करते हुए अनंत तक जाएगा। इधर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से आती होंगी इतनी। तो अब क्या कह रहा है कि करड़ी में 5 को इसी रेखा पे दर्शाना है कि करड़ी में 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, इसमें यही पूछ रहा है। तो आपको इसमें करना क्या होगा, सिर्फ इसमें जो ये करड़ी में 5 दिया है, ये जो करड़ी में 5 है, इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना रहता है, ये जो करड़ी में 5 दिया है इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना रहता है कि 5 किन दो संख्याओं के वर्गों का योग है, किन दो संख्याओं के वर्गों का योग है। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करें और प्लस 1 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब अगर आपने इतना ज्ञान कर लिया तो आपके लिए अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। कहने का मतलब हम इस तरह से क्यों ज्ञात करवाते हैं, इस तरह से इसलिए ज्ञात करवाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना होता है किस प्रकार का त्रिभुज, इस प्रकार का त्रिभुज बनाना होता है जिसमें हम 2 जो है यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर 1, या फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ठीक, इस तरह से करते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यहाँ पर ले लेंगे। अब हमें ये जो आपका कर्ण होगा, कर्ण ये क्या होता है हमारा आधार और ये लंब, ये जो कर्ण होता है पाइथागोरस के नियम से कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस के नियम से हमारा क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर लंब का स्क्वायर करेंगे हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, और ये आगे क्या आ जाएगा 5। कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5। अब हम इसको भी करड़ी में कर देंगे और इसको भी करड़ी में कर देंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर और इसका करड़ी जो है क्या हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। तो हमारा बच जाएगा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √5। इसी वजह से हम इसको इस तरह से 2 संख्याओं में तोड़ते हैं ताकि हमें ये वाला आधार मिल जाए और लंब मिल जाए। बात समझ में आई। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या है 2। अब 0 से लेके 0 को हम मान लेते हैं कि हमारा बिंदु जो है A है, इसको हम मान लेते हैं कि हमने बिंदु A कहाँ पर है, 0 पे। अब हमें इधर कितना जाना है, 2 इकाई जाना है। तो हम इस पे जो है मान लेते हैं कि हमारा ये बिंदु कौन सा है, B। अब इस पे जो हम लंब खींचेंगे वह खींचेंगे 1 इकाई का, कितने का 1। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 2 इकाई, और यहाँ की ये जो है यहाँ इसकी लंबाई हम कितने लेंगे, 1। कितना, 1। अब देखेंगे हम जब इसको मिलाएंगे तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार ये हमारा लंबाई जो है कितना हो जाएगा, करड़ी में 5। करड़ी में 5 हो गया। अब यहाँ ये जो रेखा मिलाई हम यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु C है। ठीक, अब A से लेके C तक की दूरी का हम चाप लेंगे। चाप मतलब कि इसी दूरी का लेके गोला प्रकार में लेंगे और यहाँ बिंदु A से ऐसे करते हुए बिंदु A से ऐसे करके यहाँ से घुमा देंगे, और जहाँ पर काटेगा वही जो है इस संख्या रेखा पे करड़ी में 5 आ जाएगा। देखिए जैसे कि अभी हम मान लीजिए हमारे पास उतना बड़ा गोला प्रकार तो रहेगा नहीं, तो हम जो ये धागा ले रखे हैं इससे देखिएगा, देखिए जैसे कि ये लंबाई कितनी है, यहाँ है, देखिए ये लंबाई यहीं पर काट रही है ना। अब इसी त्रिज्या का ये करड़ी में 5 हो जाएगा, ये लगभग त्रिज्या ही होगा ना, अगर हम इसे घुमा दें तो पूरा एक गोला बन जाएगा। ठीक, अब देखिए करड़ी में 5 की लंबाई का हम जो है चाप लगा रहे हैं, और जब चाप लगा रहे हैं तो ये कहाँ काट रहा है संख्या रेखा पे, यहाँ काट रहा है। कहाँ काट रहा है, यहाँ पर। मतलब करड़ी में 5 की जो लंबाई है वो कहाँ पर आ जा रही है, यहाँ पर। करड़ी में 5 इस संख्या रेखा पे कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ जा रहा है। मतलब कि हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितनी है, करड़ी में 5 है। तो क्या कह रहा था, संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को दर्शाइए। अब देखिएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है, सेम है, बस यहाँ पर अब क्या दे रखा है वो कि करड़ी में 10 दे रखा है। करड़ी में 10 दे रखा है। आप लोगों को मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है एकदम। देखिएगा जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पर करड़ी में 10, क्या दे रखा है, करड़ी में 10। अब क्या दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 10 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, या फिर बोल सकता है
करड़ी में 10 को संख्या रेखा पर दर्शाइए या निरूपित कीजिए, कुछ भी कह सकता है। तो अब आप लोग जैसे यहाँ पर करड़ी में 5 के लिए ये किए थे, वही काम यहाँ पर करड़ी में 10 के लिए कर लीजिए। अब देखिएगा, वही काम जब आप करड़ी में 10 के लिए करेंगे तो हमें क्या सोचना रहेगा, यहाँ पर सोचना ये रहेगा 10 किन दो संख्याओं के वर्गों का योग है। तो हम देखेंगे अगर 3 का स्क्वायर किया जाए और 1 का स्क्वायर किया जाए तो हमारे ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10। यही तो होगा। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक यहाँ पर त्रिभुज के रूप में बनाना होता है और यहाँ पर ये जो आधार होगा वो कितना ले लेंगे, हम 3 ले लेंगे और ये जो है लंब यहाँ पर 1 ले लेंगे और जो फिर हमारा ये प्राप्त होगा ये कितना प्राप्त हो जाएगा, करड़ी में 10 प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में। अब उसी तरह से जैसे हम यहाँ से यहाँ 2 तक लिए थे, अब आप लोग कितना लेंगे, 3 लेंगे और 3 पे 1 इकाई की लंबाई खींचेंगे और फिर जब इसको मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा करड़ी में 10 पाइथागोरस के नियम से, जैसे कि यहाँ पर मैंने ज्ञात किया, आप लोग भी ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा करड़ी में 10। जैसे यहाँ पर मैंने करड़ी में 5 ज्ञात किया था, आप लोग करड़ी में 10 ज्ञात करिएगा। और वो फिर जब आप ऐसे काटेंगे, यहाँ पर 1 इकाई का लंबाई खींचेंगे, ये यहाँ से मिलाएंगे लगभग यहाँ पर जाएगा और फिर आप जब इसको एक अपना गोला प्रकार लेके ऐसे जब आप राउंड करेंगे, इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर ऐसे काटेगा 3 और 4 के बीच में, जो कि करड़ी में 10 होगा, जो कि ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, करड़ी में 10। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, 4। ठीक, तो आगे अब हम अगली क्लास में फिर आगे देखेंगे क्या पढ़ाना है आप लोगों को, वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारा जो आपके स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहा होगा नीचे, उसमें देखेंगे, उस पर व्हाट्सएप हमारे नंबर पे करेंगे कि आपको कितना आया और कौन सा नहीं आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। ठीक, तो हम फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।